Hello students, we are going to start a new chapter, that is the data handling for class 8. तो स्टार्ट करते हैं बेटा डाटा हैंडलिंग। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि डाटा क्या होता है। तो डाटा क्या है बेटा कि कोई भी ऐसा अरेंजमेंट जिसमें क्या है आपकी वैल्यूज को या फिर किसी भी चीज को क्या अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने क्रिकेट वगैरह में भी देखा है, जो ग्राफ्स वगैरह आते हैं उसमें क्या होता है कि किसने कितने मतलब किस प्लेयर ने कितने रन बनाए, कितनी बॉल में बनाए, तो वो पूरा क्या है डाटा एक तरीके से अरेंजमेंट होता है ग्राफ में। तो जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनको क्या ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना या फिर उनको ग्राफ्स की वजह से शो करना किसी चीज को, वो होता है बेटा सब कुछ मिला के जितना भी अरेंजमेंट होता है वो आता है आपका डाटा में। और हैंडलिंग मतलब डाटा को हैंडल करना कि किस तरीके से हम लोग उस चीज को कर सकते हैं। तो क्लास 8 में अगर देखा जाए तो आपके में मैक्सिमम बेटा बार ग्राफ का दिया है और आपका सबसे पहला एक पिक्टोग्राफ दिया होगा, आपके में बार ग्राफ दिया है, आपके में पाई चार्ट भी दिया है, वो भी एक अच्छा मेथड है किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का। तो ये सब क्या है ग्राफ को हमें पढ़ने से पहले कुछ चीजें बेटा ऐसी होती है, कुछ चीजें जानकारी ऐसी होती है जिसे हमें रखना चाहिए। तो ग्राफ पढ़ने से पहले हम डाटा के बारे में जानते हैं कि कैसे मतलब डाटा को चीजों को अरेंज करते हैं या उन्हें टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए क्या है, जैसे टेबुलर फॉर्म में लिखने की टेबुलर फॉर्म आपको लिखी हुई दे रखी होती है मैक्सिमम क्वेश्चंस में, उसी को क्या है आपको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। लेकिन उसको हमें पढ़ना कैसे है और टेबुलर फॉर्म के बारे में हम कई चीजें चलो जानते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ टेबुलर फॉर्म में कैसे देखें। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन टाइप चल रहा है अभी ये सब चीजें, क्योंकि ये शायद आपके बुक में अलग से शो करके नहीं दिखाई है, डायरेक्ट दे रखी है, तो मैं बता देता हूँ वो चीजें कहाँ से आती है। तो टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, एक टेबल टाइप बुक बनी होती है जिसमें कुछ डाटा दिया होता है। जैसे मान लो इधर दिया है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इधर उसके बच्चों के मार्क्स दिए हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कुछ भी लिख लो बेटा, सुनील, विनीत, मुकेश, सुरेश, कुछ भी लिख लो। सुनील क्या है आपके आउट ऑफ 100, इसमें क्या है बेटा आउट ऑफ 100 में से आपको बताना है, जैसे 70, 65, 55, 40। तो ये क्या है, हमने किसी एक डाटा को 4 बच्चे हैं क्लास में, मान लो चलो 4 बच्चे हैं, उसको हमने क्या किया कि एक टेबल पे आके हमने फॉर्म कर दिया। अब इसी की मदद से हमें क्या है उसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना होता है। तो इसमें क्या है बेटा कि कुछ चीजें होती हैं, जैसे सबसे पहले ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, इसको जो हम बोलते हैं बेटा उसे हम क्लास बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्या है हम लोग क्लास भी बोल देते हैं दूसरी भाषा में। अच्छा, चीजें थोड़ा चलो मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसे एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक दूसरी टाइप की टेबल बनाएंगे, तो उसमें मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लो ए बी सी डी, ए बी सी बी, ए सी बी बी, ए बी बी सी, सी बी, हमने सिर्फ इतना लिख दिया। चलो अब इसको मैं रिप्रेजेंट करने का तुम्हें तरीका बताऊं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो इसमें तो कुछ चीजें निकल के आएंगी, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हो गया आपका अल्फाबेट्स, ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम क्या क्या बेटा ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी और डी। अब इसमें क्या है कि हमें ये बताना है कि ए कितनी बार आ रहा है, बी कितनी बार आ रहा है, सी कितनी बार आ रहा है और डी कितनी बार आ रहा है। तो पहले देखो ए 1 2 3 4 4 टाइम्स, ए हो गया आपका 4 टाइम्स, बी देखो 1 2
3 4 5 6 6 टाइम बी है आपका सी देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स आपका सी है और डी देखो 1 2 3 4 4 टाइम्स है आपका डी। अच्छा ये हो गया आपका कितने टाइम्स है। तो इस चीज को क्या है अब देखो यहाँ पे तो हमें पता था कि मार्क्स है तो हमने लिख दिया था यहाँ मार्क्स। तो इसके लिए बेटा एक पर्टिकुलर वर्ड दिया होता है वो वर्ड क्या होता है देखो ए 4 टाइम्स बी 6 टाइम्स सी 7 टाइम्स और डी 4 टाइम्स। मतलब अब ये क्या है कि ये बता रहा है कि ए इसमें 4 बार है। इसका मतलब क्या है ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि कोई डिजिट आपके में कितने टाइम्स दी गई है वही होता है बेटा आपका फ्रीक्वेंसी। मतलब नंबर ऑफ टाइम्स जो निकाला जाता है किसी भी चीज का उसे हम फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ये हो गया। अच्छा अब इसमें एक चीज और थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं तो एक चीज और निकल के आती है वो शायद आपने पिछली क्लास में पढ़ी होगी वो होती है बेटा आपके टैली। उसे हम टैली मार्क्स भी बोलते हैं टैली बोलते कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका टैली। तो टैली में क्या है अब तो टैली बनाने का एक तरीका होता है शायद आप जानते होंगे कि फिर चलो मैं बता देता हूँ। जैसे टैली बनाने का एक तरीका है वो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बगा में मैंने सीखे हमेशा 1 को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सिंगल लाइन से 2 को रिप्रेजेंट करते हैं डबल लाइन से 3 को रिप्रेजेंट करते हैं 3 लाइन से 4 को 4 लाइन से। अब जब 5 की बारी आती है तो क्या करते हैं 1 2 3 4 एक लाइन हम क्या स्ट्रेट तरीके से डाल देते हैं मतलब या फिर इन सबको काट देते हैं एक लाइन से हो गया 5। अब इसके बाद जब 6 आएगा तो अब हम इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ ये क्या है ये पूरा क्लोज हो गया। ये तरीका जान लो मान लो चलो ये क्या पूरा क्लोज हो गया। अब हम क्या है 6 के लिए अलग से कुछ बनाएंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 5 तो इतने हो गए। अब 6 के लिए एक अलग 6 बनाएंगे। अब 7 के लिए क्या करेंगे 1 2 3 4 5 तो यहाँ खत्म हो गया। अब 6 और 7 8 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के लिए 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 ये हो। अच्छा अब जैसे ही 10 आएगा तो उसके लिए क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे काटते हैं। फिर 11 के लिए हम एक लाइन से फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो ये होता है आपका टैली को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ऑफ कोड है इसमें कर दो 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 है 1 2 3 4 5 6 7 4 है तो 1 2 3 इस चीज के बारे में आप जानो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इस पूरे डाटा को हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ऑर्गेनाइजिंग डाटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा पूरा डाटा ऑर्गेनाइजिंग यानी किसी भी डाटा को एक टेबल फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना वो होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा। अच्छा थोड़ा सा इसी चीज के बारे में और हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि एक क्लास है जिसमें 50 बच्चे इसमें चलो मान लो 100 बच्चे हैं कितने भी मान लो। स्टार्टिंग में 10 बच्चों के नंबर आए 100 में से 30 फिर जो के क्लास में और 20 जो बच्चे हैं उनके आए 100 में से 40 नंबर और बच्चे आपके मतलब 15 बच्चों के नंबर आए आपके 100 में से 60 नंबर। ठीक है तो इस चीज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि 100 बच्चों के बेटा पूरे नाम लिखते फिरोगे ऐसा तो है नहीं। ठीक है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसे मैं हटा देता हूं। ये मैंने बना लिया आपका है। ठीक है
इसमें क्या है कि चलो एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कितना लिए थे बेटा 100 बच्चे। तो मान लो मैं स्टार्ट करता हूँ 0 से 10, ठीक है। ऐसे मुझे बच्चे इसमें क्या मतलब है कि ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में आए, फिर हम लिख देंगे 10 से 20 के बीच में आए, 20 से 30 के बीच में आए, 30 से 40 के बीच में आए, 40 से 50 के बीच में आए, और 50 से 60 के बीच। चलो हम 60 ले लेते हैं बेटा, सिर्फ हमें बेटा रिप्रेजेंट करके देखो ना। 100 तक लो, 150 200 कितना भी ले सकते हो, 60 तक ले लेते हैं। और एक तरफ हम क्या लिख देते हैं इनके मार्क्स। तो 0 से सॉरी ये तो मार्क्स हो गए 0 से 10 तक। ऐसे कितने स्टूडेंट्स थे जिसमें मतलब 0 से 10 तक आए। ऐसे कितने स्टूडेंट्स थे जिसके मार्क्स 10 से 20 के बीच में आए। ऐसे कितने बच्चे थे जिसके 20 से 30 के बीच में आए। ऐसे कितने बच्चे थे 30 से 40 के बीच में आए। उसका मतलब 0 से 10 के बीच में नंबर आए। ऐसे मान लो बच्चे थे 15, ठीक है। 10 से 20 के बीच में आए तो ठीक है। मैं एक चीज और चेंज करना चाहूंगा इसमें कि देखो 0 से 10 तो जो 10 नंबर है वो तो इसमें इंक्लूड हो गया ना इस वाली लाइन में। तो बेटा इस वाली लाइन में हम अभी 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ये होगा बेटा 11 से 20 के बीच, क्योंकि 10 नंबर इसमें जुड़ गया ना। तो ये हो गया 21, बेटा ये हो गया 31, ये 41 और ये 51। ये कॉन्सेप्ट ये जो मैंने बताया था 10 to 20, 20 to 30 ये भी आता है, लेकिन हायर स्टूडेंट्स में आता है जिसमें आपको हिस्टोग्राम बनाना पड़ता है। उसमें क्या पूरा अटैच कर करके हम लोग बनाते चले जाते हैं, तो उसमें ये डाटा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा अलग है। 11 से 20 के बीच में सिर्फ ऐसे 5 ही स्टूडेंट्स हैं जिसके 11 से 20 के बीच में नंबर आए, ठीक है। मान लो इसमें कितने थे 20 स्टूडेंट्स थे। इनके बीच में कितना था 25 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। इनके बीच में कितने बेटा 35 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इसमें चलो थोड़ा कम कर देते हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं। इसमें कितना हो गया बेटा 35 40 60 70 80 90 20 100, यानी ये टोटल हो गया बेटा आपका 100। तो इस डाटा से क्या निकल के आया हमारा, ध्यान से देखो कि हम क्लास में 100 बच्चे हैं टोटल। 100 में से 15 बच्चे ऐसे हैं जो 0 से 10 के बीच में नंबर लेके आते हैं, 5 बच्चे ऐसे हैं जो 11 से 20 के बीच में लाते हैं, और 20 बच्चे ऐसे हैं जो 21 से 30 के बीच में लाते हैं, 25 बच्चे ऐसे हैं जो 31 से 40, ऐसे ही लास्ट तक 51 से 60 वो है आपके 5। तो ये चीज निकल के आ रही है, ठीक है। इसमें क्या है बेटा कि ये तो हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा इसमें मैंने ये क्या बताया था, यहाँ पे हम क्लास ले लेते हैं, ठीक है। इसमें और इसमें सिर्फ यही अंतर है कि यहाँ क्लास होता है, ये होता है बेटा आपका क्लास मार्क्स, ठीक है। और जो इस फॉर्म में डाटा दिया होता है उसे हम बोलते हैं बेटा ग्रुपिंग ऑफ डाटा, ग्रुपिंग डाटा। तो आई थिंक ये सब चीजें आपके क्लियर हो गई होंगी इतना डाटा के बारे में। अब हम लोग ग्राफ्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारा ग्राफ्स भी निकल जाएगा इससे। तो जब हम ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे बेटा, तो ग्राफ में क्या है कि सबसे पहले हम लोग पिक्टोग्राफ को देख लेते हैं। सबसे सिंपल है बेटा पिक्टोग्राफ, बस कुछ नहीं है। उसमें क्या है कि चीजें पिक्चर्स के रूप में दिखानी पड़ती है आपको। कोई भी चीज है, जैसे ये पेंसिल है, ये पेन है, ये मार्कर है, तो मार्कर को क्या है आप डिजाइन करके दिखाओगे, आप ड्राइंग करके दिखाओगे। तो पिक्टोग्राफ ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहला आता है आपका यहाँ से स्टार्ट होता है ग्राफ्स। सबसे पहला है आपका पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ में क्या है कि मान लो 100 पेन दिया
दिए, 200 दिए, 500 दिए, कितना भी मान लो बेटा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि चलो एक डाटा ले लेते हैं जिसमें ये पेंसिल आपको रिप्रेजेंट करनी है। मैंने एक चीज इसमें, अच्छा इसमें डाटा में एक चीज याद रखना कि जैसे स्मॉल डाटा दी हो बेटा 4, 6, 8, 10, तो उसको तो हम सीधे सीधे रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन, ये सब पेन्स हैं, ठीक है। मान लो 10 पेन ली या फिर मान लो 20 पेन ली, तो इसमें क्या है, आप 5 पेन्स बना लो, ठीक है। मेरी ड्राइंग हो गई पर इसीलिए प्लीज आप कुछ अच्छे से बनाइएगा। ऐसे क्या है, मैंने 5 पेन्स बना दी, इसमें 4 पेन्स बना दिए, इसमें 1 पेन बना दिया, इसमें 10 बना दिए, तो कुल मिला के मेरा कितने हो जाएंगे, 20 लगभग हो जाएंगे, इसमें कैसे भी करिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है जब आपको चीज ज्यादा दी हो, मतलब ज्यादा मात्रा में दी हो। जैसे अभी ये डाटा में आपको 100 पेज दिए गए, तो ये डाटा लिखूंगा आपको कितना है, 100 पेज दिए, तो क्या आप 100 पेज दिखाओगे, पूरा टाइम आप उसी में निकाल दोगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ से अलग, ग्राफ से अलग क्या करेंगे, पेन बनाएंगे वो वहां दिखा देंगे, यूनिट 1 पेन इक्वल्स टू 10 पेन, या फिर हम लिख देंगे 1 यूनिट ऑफ पेन इक्वल्स टू 10 पेन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप एक पेन बनाओगे तो वो 10 के बराबर होगा, यानी अब आपको 100 बनाने के लिए क्या है, सिर्फ 10 पेन बनाने हैं, जिसमें से मान लो 2 यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक फिर एक और बना दो, फाइव हो गए। अब चलो मान लो इसमें सिर्फ 1 ही था, ठीक है, और इसमें कितनी हो गए बेटा, कितना होगा, 2, 3, 5, 6 और 4, 10। तो जब एक पेन क्या है, देखो यहाँ देखो, एक पेन 10 के बराबर है, तो पेन बेटा कितने के हो गए, तो 10 into 10 इक्वल्स टू 100 आएगा, मतलब ये सब क्या है, अब 100 पेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक पेन कितने को कर रहा था, 10 को, तो 10, 20, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 हो गया। तो ये होता है पिक्टोग्राफ, सबसे सिंपल है, बहुत सिंपल था बेटा। पिक्टोग्राफ में ऐसा कुछ पूछा भी नहीं जाता ज्यादा, और हो सकता नहीं है, कंफर्म है कि आप नेक्स्ट क्लास से इस पिक्टोग्राफ को नहीं पढ़ेंगे, तो ये चीज यही खत्म हो जाती है। अब सेकंड ग्राफ जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सेकंड ग्राफ है बेटा आपके में बार ग्राफ, ये अच्छी चीज। बार ग्राफ में क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप बार ग्राफ के बारे में जान लीजिए, बार ग्राफ होता क्या है। तो बार ग्राफ में क्या है बेटा कि हम एक ग्राफ लेते हैं जिसमें बार ग्राफ को हमेशा वर्टिकल बार्स में बनाया जाता है, ठीक है। वर्टिकल आपको बार्स बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, जैसे वर्टिकल ये, ठीक है, ये आपने पहले किया भी होगा, ये क्या है, ये वर्टिकल बार्स है, तो यही होता है आपका बार ग्राफ। लेकिन इसमें कुछ चीजें और होती हैं, इसमें कुछ चीजें शर्तें ये होती हैं कि जैसे देखो मैं थोड़ा बड़े से बता दे रहा हूं। अब इसमें क्या शर्त होती है बेटा कि जितना आपने यहाँ डिस्टेंस लिया है, मान लो 1 ही यूनिट का लिया है या 1 सेंटीमीटर का लिया है, वही डिस्टेंस बेटा पूरे में मेंटेन होना चाहिए। यहाँ भी 1 सेंटीमीटर का, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर का, और जो भी आप आगे बनाए वो भी 1 सेंटीमीटर का ही बनना चाहिए।
क्या है, ये डिफरेंस हर जगह सेम होना चाहिए, वरना आपका ग्राफ बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहली चीज है। अच्छा, दूसरी चीज है, जो आप ये वर्टिकल बार्स बनाते हैं, ये वर्टिकल बार्स बनाते हैं, और ये बीच में जितनी भी आप ये इसकी ब्रेथ लेते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल बार्स, मैंने अभी ये बताया था कि बार से बार के बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ कि आपने जो वर्टिकल बार बनाए हैं उसका जो विड्थ लिया है वो भी बेटा हर जगह क्या है, सेम ही होना चाहिए, वरना क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, अगर आप इससे विड्थ सेम नहीं लेंगे तो देखो कहीं पे तो इतना पतला बन जाएगा, कहीं पे इतना मोटा बन जाएगा, कहीं पे ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके पैराग्राफ पे जो आपको करने थे। अब हम लोग आगे हैं किसी एक एग्जांपल पर। चलो मैं क्या करता हूं, इस वाले को रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। ठीक है, तो देखो ये हो गया आपका बार ग्राफ। अच्छा, इसमें वैल्यू लेने का एक तरीका है, इसमें वैल्यू लेने की एक लिमिटेशंस भी होती हैं। तो क्या करना होता है बेटा कि देखो हमें पता है कि हमारा बार ग्राफ क्या है, 70 तक जा रहा है, 70 तक जा रहा है। तो कुछ ऐसा मतलब हम लोग यहाँ पहले मैं इसमें एक चीज बताता हूँ, ये हमेशा बेटा एक्स एक्सिस पे होता है और ये क्या होता है बेटा वाई एक्सिस पे। ठीक है, जिसमें हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें वैल्यूज दी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना होता है, कुछ वैल्यूज लेनी होती है। तो यहाँ तो बेटा सिर्फ 70 तक है, 70 तक है। अभी मैं 1000 तक कर दूं तो क्या आपको रिकॉर्डिंग हुई ना, बढ़ते फिरेंगे यहाँ से वहां तक। इसीलिए क्या है कि एक रेंज ली जाती है, रेंज ली जाती है। जैसे अब इसमें 40 टू 70 है। ठीक है, तो लोवेस्ट की तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोवेस्ट पोजीशन मत देखो, लेकिन हाईएस्ट देखना बहुत जरूरी है। 70 है। ठीक है, अगर मैं ऐसे 1 1 करके करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 70 पूरी कॉपी भर जाएगी, आपकी कॉपी से बाहर निकल जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, एक रेंज ले लेते हैं हम। क्या है, चलो 0 से 10 का बीच में एक रेंज ले लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ठीक है, तो 0 से 10 20 30 40 50 60 70 80 90। ठीक है, हमें तो सिर्फ 70 तक की जरूरत है। अब क्या करेंगे, अब देखो देखिए सुनील के नंबर कितने आए बेटा, 70। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो हम इतना क्या लिया, गैप लिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 70। ये हो गया 70। ठीक है, हमने इतना क्या लिया, उतना ही गैप अब यहाँ लेके इतना छोड़ दो, ये लेके हम छोड़ दे रहे, फिर इन दोनों के बीच में बनाते हैं। कितना है बेटा 65। देखो 60 यहाँ बैठ रहा है, 70 यहाँ बैठ रहा है, तो 60 में कहीं ना कहीं यहाँ बीच में बैठेगा। तो आपको जो ग्राफ बनाना है वो सिर्फ यहीं तक बनाना है। ठीक है, ये लाइन आप लोग स्केल से ही करें तभी आपका सही आएगा। अच्छा, पहला क्या था बेटा सुनील, तो सुनील का ग्राफ यहाँ तक है। आप चाहे तो इसके बीच में भी डाल सकते हैं और आप चाहे तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या था विनील, ये है आपका विनील, चाहे यहाँ डाल दो कोई दिक्कत नहीं, आप जहाँ चाहो वहां डाल दो। तीसरा है आपका मुकेश, मुकेश का कितना बेटा 55 है, तो 55 यहाँ तक है, 50 और 60 के बीच में 55 है, तो ये हो गया आपका 55। ठीक है, ये क्या था मुकेश। अब आपका सुरेश, तो सुरेश का कितना बेटा 40 है, तो देखो 10 20 30 40, तो 40 के यहाँ तक लेंगे, ये हो गया आपका 40। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। तो ये था बेटा आपका ग्राफ रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, अच्छा चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं। सेम बेटा इसमें भी करेंगे, ए बी सी डी
सी डी लिख देंगे और वही 4 6 7 4 है, तो इसमें बहुत छोटा है। अगर आप चाहें तो 2 का डिफरेंस ले सकते हैं, 0 2 4 6 8 या फिर 1 का भी ले सकते हैं, क्योंकि 7 तक ही जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब आप क्या है, ग्राफ तो सीख ही गए। ऐसे ही बेटा इसकी भी रिप्रेजेंट कर लेंगे, इसमें कोई नहीं है। जैसे 0 से 10 कितना है, 15 है, तो 15 तक पहुंचा दो। 10 से 20 कितना, 5 है, तो ये 5 तक आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज तो हो गई बहुत ज्यादा सिंपल। अब एक चीज और हम इसमें पढ़ेंगे, वो है बेटा आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट थोड़ा इनसे डिफरेंस है, इसमें ऐसा कोई खास नहीं है, ये चीज कोई ज्यादा खास काम नहीं आएगी, लेकिन पाई चार्ट क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट में सबसे पहले तो बेटा एक चीज जान लो, पाई चार्ट में क्या है कि हम लोग हमेशा सर्कल में चीजें रिप्रेजेंट करते हैं, और सर्कल आप लोग जानते हैं कि हमेशा 360 डिग्री का होता है। तो इसमें जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो हम क्या है, डिग्री में निकालने की कोशिश करेंगे, और डिग्री में ही यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। इसको रिप्रेजेंट करने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ, कैसे भी कर लो। जैसे हम लोग गेम्स उठा लेते हैं, तो इतने लोगों को फुटबॉल पसंद थी, क्रिकेट, रग्बी, बेसबॉल, बास्केटबॉल। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को आपका पाई चार्ट। आप कैसे करते हैं, इसका क्या तरीका है, वो चीजों को सीखते हैं। तो वही चलो स्टार्ट करते हैं भाई। हमें एक चीज तो हमेशा करनी है, वो है आपकी टेबल। तो टेबल में क्या है कि यहाँ हम लिख देते हैं गेम्स, ठीक है। सबसे पहले गेम से लिख लो, चलो फुटबॉल था, और क्या क्या लिया हमने, क्रिकेट लिया है, रग्बी, बेसबॉल और बास्केट। देखो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा कि पीछे से हम लोग चलो समझते हैं, हमें क्या है, चीजों को डिग्री में चेंज करना है। हमने क्या करना है, चीजों को डिग्री में चेंज करना है। और डिग्री में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मेरे पास है 1/2, अब मुझे इसको डिग्री में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 180, यानी हम इसे लिखेंगे 180 डिग्री, ठीक है। तो हमें अब पता होना चाहिए कि हमने डिग्री में चेंज किया तो 180 डिग्री आ गया, क्योंकि हमने 360 से मल्टीप्लाई किया। अब मुझे पता होना चाहिए कि 1/2 कहां से आ रहा है, ठीक है। तो 1/2 का मतलब बेटा दो में से एक चीज, मतलब मैंने क्या किया, कोई दो आइटम थे, उसमें से एक चीज मैंने उठा लिया, तो ये वहां से आया। मतलब इसका क्या हुआ कि ये हो गया फ्रैक्शन। हमें कुछ ना कुछ हमें फ्रैक्शन बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। उससे क्या है, आपका डिग्री निकल जाएगा, ठीक है। अब फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज दी होगी जिसका हम फ्रैक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो मान लो जैसे मैं परसेंटेज में ले लेता हूं, ठीक है, परसेंटेज में ले लेता हूं, सादा भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 5% फुटबॉलर है, क्रिकेट में 15% ले लो, इसमें 20% ले लो, इसमें 25% ले लो, कितना हो गया, ये हो गया बेटा 35%। ये मैं काउंटिंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा परसेंट में अगर ले रहे हो तो कम से कम उसे पूरा 100% तक बनाओ। 100% पूरा होना चाहिए किसी भी चीज में, तभी वो चीज काम करेगी। जैसे 5%, 15%, 20%, 25, 35, तो कैसे 25 प्लस 35 प्लस 25 कितना हुआ
अब ये इससे क्या है, हमें फ्रैक्शन निकालने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज बेटा जब आप 100% रिप्रेजेंट करोगे तभी आप उस चीज को फ्रैक्शन निकाल पाओगे। जैसे इसमें भी तो था, दो चीज थी तभी तो उसमें से एक चीज निकल पाई थी। अब इसके लिए हम लोग फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, क्योंकि कोई चीज फुटबॉलर प्लेयर्स मान लो कि 5% प्लेयर ऐसे जो फुटबॉल पसंद करते हैं, 50% ऐसे जो क्रिकेट पसंद करते हैं, 20% ऐसे जो रग्बी पसंद करते हैं, तो ये क्या फ्रीक्वेंसी होगी। अब इसका हम लोग क्या है, फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि 100% कितना था बेटा, पूरा 100% था। जैसे इसमें कितने थे, दो चीजें थी, उसमें से एक लिया था मैंने, ऐसे इसमें मैंने क्या किया, 100 में से 5% लिया, तो हो जाएगा अपना 5/100, ठीक है, ये कितना हो गया 5/100 इज इक्वल्स टू 1/20, ठीक है। 15% है तो 15/100 3/20, ठीक है। 20% है तो 20/100 दैट इज 1/5। 25% है बेटा 1/4 हो गया, क्योंकि 25 हो गया 100, और 35% है 7/20। तो ये कुछ वैल्यूज निकल के आ जाते हैं। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि हम इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या है बेटा, डिग्री बनाओ। मैंने क्या बोला था कि आपको इसमें डिग्री बनाना पड़ेगा जब आप सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो डिग्री बनाने के लिए मैंने क्या बताया, इनटू 360 करते जाओ, ठीक है। तो जब आप इनटू 360 करेंगे तो देखो चीजें क्या निकलेंगी। तो डिग्री के लिए 1/20 इंटू 360 कितना आ गया, 18 डिग्री आ गया बेटा, ठीक है। तो देखो 0 से 0 चला गया और 2 1 जा 2 2 8 जा 16 18 डिग्री। अब 3/20 बोले तो 3/20 इंटू 360 इक्वल्स टू व्हाट, 0 से 0 गया, ये 18 18 3 जा 50 40, ठीक है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो 1/5 इंटू 360 कर लो, कितना होगा, 72 डिग्री हो गया। हमारा आंसर हमें चेक करने का तरीका बेटा ये होगा कि जितनी भी डिग्री निकलेगी उन सब का टोटल करोगे तो 360 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। जैसे यहाँ इन सबको ऐड करने पे कितना आया था, 100% आया था। ऐसे ही हमेशा याद रखो, अगर आपको क्वेश्चन चेक करना है तो लास्ट में क्या है, जितना भी आंसर आता है उसको क्या है ऐड कर दोगे, 360 डिग्री बनना चाहिए पाई चार्ट। अब ये हो गया 1/4 इंटू 360 90 डिग्री, 7/20 इंटू 360 126 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका 126 90 72 54 और 80। अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो बेटा 360 ही आएगा। देखो 6 to 8 12 और 20 का 0 2, ये 6 हो गया, 360 डिग्री मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि पाई चार्ट में क्या होता है कि इसको 360 डिग्री पे जब आप रिप्रेजेंट करोगे चीज को तो सबसे अच्छा है, आप कैसे करेंगे, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल बताया था ना, अब उसी के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले आप जहां से आप जो चाहो वो उठा लो, या फिर तो 126 उठा लो, 90 उठा लो, 72 उठा लो, कुछ भी उठा लो, ठीक है। आपको क्या करना है कि इसका सेंटर देखना है, तो आपका प्रोटेक्टर जो है वो एक लाइन बना लो, कोई भी एक लाइन ले लो कहीं से। प्रोटेक्टर को यहाँ रखोगे तो सबसे पहले मान लो मैं 90 डिग्री का बना देता हूँ, तो 90 डिग्री का बेटा ये बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, या फिर चलो हम स्टार्टिंग से लेते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। स्टार्टिंग
और कम भी बनेगा, ऐसी बात नहीं है, मैं तो इसे बना रहा हूँ, हो सकता है कम बने। तो ये हो गया आपका बेटा 80 डिग्री, 54 डिग्री। अब 54 डिग्री बनाने के लिए हमने पहले क्या किया था, प्रोट्रैक्टर से इसको बेस लाइन लिया था, अब हम इसको बेस लाइन लेंगे। तो 54 डिग्री को मान लो चलो लगभग ये बन गया, ये हो गया 54 डिग्री, ठीक है। अब 72 डिग्री बनाना, अब इसे रिप्रेजेंट मत करो वरना ये बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। 72 डिग्री बनाना, अब क्या करेंगे, इसको बेस लाइन लेंगे, यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रखेंगे और इसको बेस लाइन लेके हम 72 बनाएंगे लगभग इतना, ठीक है, ये हो गया 72 डिग्री। अब 90 डिग्री बेटा यहाँ से बनाएंगे, ऐसे आएगा, ये हो गया 90 डिग्री को 126, लास्ट वाला हमेशा उतना ही बचेगा जितना यहाँ पे दिया, ठीक है, ये होता है आपका तरीका। तो देखो अब रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दो। फुटबॉल कितना है बेटा 18%, तो यहाँ लिख दो आप 18% और यहाँ लिख दो फुटबॉल, ठीक है। क्रिकेट कितना है बेटा 54% है, तो ये हो गया आपका 54% और ये हो गया क्रिकेट। ये कितना है 72% और ये है आपका रग्बी। ऐसी बात यह है कि नाम को आप बाहर ही रिप्रेजेंट करो, अंदर भी कर सकते हो, परसेंटेज को बाहर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है 90 डिग्री बेसबॉल, ये है 126 डिग्री बास्केटबॉल, ठीक है। तो ये होता है आपका पूरा तरीका पाई चार्ट को रिप्रेजेंट करने का। आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हुई होगी। आपके में एक बहुत छोटा सा टॉपिक और दिया है, उसे मैं और क्लियर कर देता हूँ, वो है बेटा आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बहुत छोटा सा है, उसे भी हम लोग चलो देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का ही पहले तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, फिर उसके बाद चीजें हम करेंगे। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू, या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस भी कर सकते हैं, या नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, उसमें आजकल सिर्फ यही लिखा है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका जो दूसरा है उसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये ज्यादा अच्छे से समझ में आता है बच्चों में, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। या फिर इसे पढ़ लो, उसे पढ़ लो, एक ही बात है। अब अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है कि एक बात बताओ, मैं सिर्फ आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके पास दो चीजें, कोई भी मान लो दो एक्स हैं आपके पास, आपने क्या किया, एक एक को फोड़ दिया, जमीन में मार कर तोड़ दिया, कुछ भी कर दिया, अब आपके पास एक ही एक बचा। तो पहले आपके पास दो थे, अब एक बचा, मतलब कितने परसेंट बचा, क्या आप ये बता सकते हैं? तो आप क्या कहेंगे सर 50% बचा, क्योंकि भाई दो में से एक तो तोड़ दिया तो 50% ही तो बचा, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसको प्रोबेबिलिटी की भाषा में बताओ तो आप क्या करेंगे कि सर दो थे, एक तोड़ दिया, यानी 1/2 हो गया, यही तो होता है। हमने क्या किया कि हमारे पास दो एक्स थे जिसमें से हमने एक तो तोड़ दिया, अब एक बचा है, यानी दो में से एक बच गया, तो 1/2 क्या इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। सेम यही होता है बेटा आपका प्रोबेबिलिटी में। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, हमने एक सिक्का था हमारे पास, हेड या टेल, दो ही चीजें हैं। हम जब सिक्का उछालेंगे तो उसमें क्या होगा कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। अब मैं पूछता हूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, इसका बताओ।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो आपने क्या था, एक तो हेड था एक टेल था। अब हेड की मैं पूछना हूं तो हेड इसमें कितने दिए हैं, एक ही तो दिया है, यानी एक अपॉन कितने में से दिए हैं, दो में से। हेड अपॉन हेड टेल नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, सिर्फ हेड। हेड कितनी बार दिया है, एक बार, तो हेड 1 अपॉन, और नंबर जो कितने थे, दो बार आए थे ना, हेड और टेल आए थे, तो यानी 1 अपॉन। ठीक है, अब वैसे ही मैं, अब आप कंफ्यूज हो गए, मान लो दो सिक्के उछलते हैं तो क्या करते हैं, तो जब दो सिक्के उछलेंगे, हम दो सिक्के लेते हैं और ऐसे फेंकते हैं, तो बेटा या फिर तो हेड आएगा, हेड टेल आएगा, ये सब चीजें तो आएंगी। तो क्या करेंगे, देखो या फिर तो हेड या हेड आएगा, हो सकता है हेड टेल आ जाए, हो सकता है टेल और हेड आ जाए, हो सकता है टेल टेल आ जाए, ये भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। तो अब क्या करेंगे, अब मैं पूछता हूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली हेड। ओनली हेड पूछा है मैंने, उसमें टेल नहीं है, ओनली हेड पूछा है, तो बेटा टेल इसमें तो देखो टेल भी है, टेल है, इसमें टेल है, तो ओनली हेड, और ओनली हेड वाले कितने हैं बेटा, सिर्फ एक ही है, मतलब 1 अपॉन, और कितने में से, 1 2 3 4 4 में से ना, तो ये हुई आपकी प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 4। अब मैं पूछता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली टेल। ओनली टेल पूछूंगा तो सिर्फ ओनली टेल बेटा ये है, क्योंकि इन तीनों में है, तब भी क्या होगी, ओनली टेल ही पूछूंगा तब भी क्या होगी, 1 अपॉन 4। अब मैं पूछता हूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल। एट लीस्ट 1 टेल मतलब कम से कम एक टेल आना चाहिए। तो देखो इसमें तो 2 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, कम से कम एक तो आ ही रहा है, इसमें भी कम से कम एक आ रहा है, इसमें भी कम से कम एक आ रहा है, लेकिन इसमें एक भी नहीं। तो कितना, 1 2 3, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब 1 2 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4। ठीक, ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी। सेम क्वेश्चंस आपके में दिए हुए हैं बेटा, सेम है बिल्कुल, और इससे कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ इसी के बेस पर सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो जितना हो सके अच्छे से निकालो, अच्छे से क्वेश्चंस करो। डाटा हैंडलिंग का जितना आपको बेटा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। अब आपका काम है आप अच्छे से क्वेश्चंस लगाओ, प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है, अगली बार मिलते हैं फिर से एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।